नमस्कार, मैं महेश शर्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अपन ने इससे पहली वीडियो में संधि की थी, जो संधि अपने दो चैप्टर हो चुकी हैं। एक तो है वर्णमाला और दूसरा है संधि। अब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन समास। कौन सा पढ़ेंगे? समास। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें से लगभग 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला पढ़ेंगे कि समास होता क्या है, समास का अर्थ क्या है, समास होता क्या है। देखो, समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। समास का विलोम क्या है? व्यास। और समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। और सिंपल सी बात है कि अगर समास का विलोम संक्षेप है, समास का अर्थ संक्षेप है, तो व्यास का अर्थ क्या होगा? फैलना, विस्तार। क्या करना? विस्तार, है ना। ये संक्षेप हुआ, ये विस्तार हुआ, ये आपस में विलोम है। क्या है? विलोम है ना। देखो, व्यास शब्द में से संधि भी बन रही है, तोड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था संधि। अपन जो आगे वाले चैप्टर करेंगे तो प्रत्येक चीज देखेंगे कि संधि बन रही है, समास बन रहा है। धीरे धीरे अपना ये दूसरा तीसरा चैप्टर हो जाएगा अपना समास का। अब इसमें देखो, ये व्यास का संधि टूट गई। कौन सी संधि है? यण। ये कर चुके हैं अपन। इसमें भी संधि बन रही है। मैंने आपको बताया था कि बिंदु आ रहा है तो कौन सी संधि बनेगी, तो इसमें कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन। कौन सी बनेगी? व्यंजन। क्या बनेगी? सम प्लस छेप। क्या बनेगी? सम प्लस छेप। अब बात आती है समास की। क्या होता है? समास का अर्थ संक्षेप होता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक ही पद में, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो एक ही पद में अपनी बात प्रकट करते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं ना, राजा पुत्र। क्या बोल सकते हैं? राजा पुत्र। तो क्या हो जाएगा इसका? ये दो पद हैं। क्या है? दो पद हैं, मतलब दो शब्द हैं। जब कभी अपन कोई वाक्य लेते हैं और उसमें शब्द प्रयोग होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। मैंने आपको परिभाषा क्या बोली थी? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक ही पद में जो अपनी बात प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे अपन बोले माखन चोर, तो क्या हो जाएगा? माखन को चुराने वाला। क्या हो जाएगा? माखन को चुराने वाला। तो देखो, दो शब्द थे, दो पद, इसमें कितने बन गए हैं? मतलब ये क्या है? विभक्ति है जो विभक्त कर रही है। इन्हें अपन परसर्ग बोलते हैं या कारक चिन्ह बोलते हैं। अब ध्यान रहे, समास की मैंने परिभाषा बता दी। समास का विलोम क्या है? व्यास। समास का अर्थ संक्षेप होता है। ये दोनों आपस में विलोम है, ध्यान रखना। और व्यास का अर्थ क्या है? विस्तार होता है। अब बात आती है कि समास होते कितने हैं। क्या आती है कि समास की संख्या कितनी है। तो समास को पेपर में आए तो कितने बताओगे आप? 6। कितने होते हैं? 6। अगर मूल बताए जाए तो आप 4 बताओगे। पहला समास कौन सा है? पहला समास है अव्ययी भाव। कौन सा? अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, है ना। तीसरा कौन सा है? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। चौथा कौन सा है? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। और पांचवा है द्वंद्व। क्या? द्वंद्व समास। ये शुद्धि अशुद्धि में भी आ जाता है। लास्ट है बहुव्रीहि। क्या? बहुव्रीहि समास। ध्यान रखना, है ना। बहुव्रीहि समास। ये समास कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6।
लेकिन ध्यान रखना कि समास तो 6 होते हैं लेकिन मूल पूछे जाएंगे तो कितने होंगे? 4। कौन सा? एक तो ये, 2, 3 और ये 4। ये इसी के भाग हैं। ये वाला है ना, ये इसी के भाग है। क्यों है भाग भैया? इसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। बोलते हैं ना, जिस समास में पहला पद अव्यय हो या प्रधान हो, इनमें तीनों में क्या रहता है? दूसरा पद रहता है। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? इसी में आते हैं। अब बात करते हैं अपन पहले समास की, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलो अव्ययी भाव समास की बात करते हैं। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें पहला पद अव्यय हो। अव्यय शब्द अ प्लस व्यय। व्यय में क्या बताया था मैंने आपको? संधि बताई थी। जब किसी भी शब्द में कोई कटाक्षर आए, वो भी य के साथ, तो उसमें संधि कौन सी होगी? संधि होगी यण। कौन सी होगी? यण। तो इसको तोड़ेंगे कैसे? बे प्लस अय। अ मतलब नहीं, जिसे अपन तोड़ नहीं सकते, जिसे अपन खर्च नहीं कर सकते, व्यय वही तो होता है, उसे अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होगी? जिस समास में पहला पद प्रधान हो। क्या बोलेंगे? जिस समास में पहला पद क्या हो? प्रधान या अव्यय हो। क्या? या अव्यय हो, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास में पहला पद अव्यय है। अव्यय का अर्थ एक और ले सकते हैं, उपसर्ग। क्या ले सकते हैं? उपसर्ग होना चाहिए। ये इसकी पहचान है। आइए चलो अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं अपन, सिंपल सा है, जैसे बोल सकते हैं यथा। तो क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। क्या? यथाशक्ति। यथा नियम। यथा नियम। यथासाध्य। मतलब उपसर्ग है जिसके बिना इसका कोई अर्थ नहीं होगा, जिसे अव्यय बोलते हैं। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जैसे यथा नियम, नियम के अनुसार, तो यथा शब्द आ गया। जैसे और ले लो, बेशर्म, तो बे ले लो, तो बेशर्म। बेहया है ना, बेपनाह। बेपनाह है ना। तो कोई भी हो सकता है। बेहया, बे उपसर्ग होने चाहिए। और ले लो, जैसे एक और एग्जांपल करते हैं अपन, भर है, हर है, प्रति है ना। तो भर में क्या हो जाएगा? भर पेट, भरमार, भरपूर। सिंपल है भैया। उससे बने हुए शब्द सभी आ जाएंगे, जिसमें क्या होगा भैया? उपसर्ग होगा, जिसमें पहला पद अव्यय होगा, जिसके बिना पूर्व का कोई अर्थ नहीं होगा। भर से निकल रहा है, ये भर का अर्थ यही है, भरमार। अर्थ परिवर्तन हो गया। हर में क्या हो सकता है? हर एक, हर क्षण, हर पल, है ना। प्रति में क्या हो जाएगा? प्रत्येक, प्रत्युत्तर। आप कहोगे ये पहचान कैसे आएंगे? देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे पहचानेंगे इसको अपन। आप देखो, मैंने लिखा आपके लिए प्रत्युत्तर। इनमें संधि बन रही है। संधि तोड़ोगे जब पहचान में आएगी। जैसे प्रत्येक,
य में कटा हुआ आ रहा है तो कौन सी संधि है, यण। तो क्या तोड़ेंगे, त को पूरा बना देंगे, प्रति बन गया, और एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा रख देंगे, एक हो जाएगा। प्रत्युत्तर में ऐसे ही प्रति को करेंगे, प्रति प्लस उत्तर हो गया, क्या हो गया, प्रति प्लस उत्तर। या प्रत्याशी, क्या हो सकता है, प्रत्याशी, जिसमें मूल शब्द आगे उपसर्ग प्रत्यय क्या उपसर्ग, या बोल सकते हैं अव्यय क्या निकले, प्रति निकले, तो इसमें भी निकल रहा है प्रति प्लस बड़ा आया है, बड़ा रख दो, आसी। संधि बताई थी मैंने आपको, ये कौन सी संधि थी, यण संधि थी। ये एग्जांपल और ले सकती हैं, अधि, क्या, अधि, अनु, कई हो सकते हैं, जैसे अधि का क्या होगा, अधिकार, अधिभार, अधिभार, टैक्स पे टैक्स बोलते हैं ना, अधिभार में बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं अतिशय, अतिशय क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके, है ना, शब्द बताया था मैंने आपको कि लिखते कैसे हैं, अतिशय, अतिशयोक्ति, ध्यान रखना किताबों में ये आधा लिखा आता है, ऐसे लिखा आता है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, देखो ये अतिशयोक्ति ऐसे लिखा होता है, ये गलत है, क्या है, गलत है, ये सही है। अतिशय क्या टूट जाएगा, ये अतिशय प्लस उक्ति क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति, अ प्लस उ, कौन सी संधि है ओ में बताया था, एक की मात्रा छोटे ओ की मात्रा, संधि होगी गुण, कौन सी होगी, गुण। ये आपको ध्यान रखना है भैया, है ना। तो इसके कई एग्जाम्पल ले सकती हैं, जैसे अनु का हो जाएगा अनुसार, है ना, अनुराग, है ना। तो अनु शब्द से कई बन सकती हैं, जैसे अनुसरण, अनुसरण, है ना, तो हो सकता है अनुसरण। अगला क्या हो जाएगा, जैसे आ से क्या हो जाएगा, आजीवन, क्या बन जाएगा, आजीवन, आमरण, आभर, सिंपल है भैया, इसमें आ रहा है उपसर्ग, याव्य, जीवन भर, मरण मरने तक, आभर बिल्कुल पेट तक बोलते हैं ना। एक और ले लो, आकंठ, क्या, आकंठ बिल्कुल कंठ तक, सॉरी क्या लिखेंगे, आकंठ बिल्कुल कंठ तक, तो ये इसकी पहचान है, क्या उपसर्ग, है ना। अब ध्यान रखना भैया, दूसरी पहचान क्या होगी इनकी, दूसरी पहचान होगी कि एक जैसे अक्षर आए, कैसे आए, एक जैसे अक्षर, लेकिन विशेषण नहीं होना चाहिए, लेकिन विशेषण नहीं होना चाहिए। विशेषण होंगे तो किसमें चले जाएंगे भैया, वो कर्मधारय समास में चले जाएंगे, किसमें चले जाएंगे, कर्मधारय समास में। जैसे मैं बोलूं आपसे, एक जैसे शब्द कैसे, धीरे धीरे, है ना, पल पल, क्षण क्षण, है ना, कम कम, ये शब्द कैसे हैं, एक जैसे हैं, ये भी सभी किसमें जाएंगे, सभी अव्ययीभाव समास में जाएंगे। अब एक और है जिसमें शब्द भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग है। जैसे बोलते हैं ना कि कनपटी ही कनपटी, एक जैसे शब्द आएंगे इसमें भी, रातों रात, है ना, बातों ही बातों, बातों ही बातों, मन ही मन, मन ही मन, बोलते हैं ना मन ही मन में। जैसे बोल सकते हैं थाप ही थाप, थाप ही थाप,
ये सब एक जैसे अक्षर है ना, सब किस में जाएंगे, सब अव्ययी भाव समास में आएंगे। जैसे बोलते हैं ना आंखों ही आंखों, आंखों ही आंखों, क्या है आंखों, आंखों ही आंखों। तो एक जैसे शब्द किस में जा रहे हैं, सब सब भैया ये अव्ययी भाव समास में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर देखो समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और किसी का कोई भी कमेंट्स, जैसे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे को भेज सकते हो, कोई सा भी हो मैं आपको बताऊंगा। चलो और अपन अगला करते हैं। ये तो मैंने बात किसकी की, अव्ययी भाव समास की। अगली बात करते हैं अपन द्वंद्व समास। द्वंद्व कल तत्पुरुष करते हैं अपन, कौन सा करते हैं, तत्पुरुष समास करते हैं। अगला समास मैंने बताया था तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कौन कौन से, एक तो कर्मधारय समास है, ये तत्पुरुष समास का है, एक है द्विगु। क्यों, इनमें क्या होता है भैया, अलग अलग चीजें रहती है तत्पुरुष समास में। चलो आइए तत्पुरुष समास की अपन बात करते हैं। कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होंगी, विभक्ति होंगी। क्या होंगी, विभक्ति। विभक्ति क्या होंगी, बोलते हैं ना जिस समास में इसमें दूसरा पद, इसकी पहले परिभाषा लिख लो कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्तियों कोमा कारक चिन्ह कोमा परसर्ग कोमा परसर्गों, इसको कर लो, परसर्गों का लोप होता है, लोप होता है, तो वह कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें ये पीएससी में पूछा जाता है, इसकी परिभाषा, इसमें परसर्गों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन समास बनाते समय 6 परसर्गों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, देखो क्या होता है, इसमें परसर्ग होते हैं जिनको अपन परसर्ग बोलते हैं या कारक बोलते हैं, या इन्हें विभक्ति कारक चिन्ह या परसर्ग बोलते हैं। जिसमें बोलते हैं ना कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो देखो कर्ता ने और लास्ट की विभक्ति संबोधन, कौन सा, कर्ता ने और संबोधन, संबोधन का हे, अरे, इसका समास में प्रयोग नहीं होता। ध्यान रखना, विभक्ति तो है, 8 विभक्ति हैं। क्वेश्चन आए पेपर में कि विभक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितने बताओगे, 8 बताओगे। और क्वेश्चन आए कि अपन समास में कितनी विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो कितनी का करते हैं अपन, 6 का करते हैं। अब मैं आपको विभक्ति लिखवाता हूं, ठीक है। पहला विभक्ति क्या होगी,
विभक्तियों की संख्या, विभक्तियों का जो विभक्त कर दे किसी शब्द को, विभक्तियों की संख्या क्या होगी विभक्तियों से? कर्ता क्या लिखोगे? ने। कर्ता ने, ध्यान रखना। कर्म को, कर्म को, करण से, करण से क्या होगा? करण से। संप्रदान, संप्रदान के लिए, क्या? संप्रदान के लिए। अपादान, अपादान से, देखो इसमें भी से आ रहा है, इसमें भी से आ रहा है ना दोनों में। तो इसमें क्या करेंगे? अपादान से में ये क्या है? अलग होने की स्थिति में। क्या लिखोगे इसमें? अलग होने की स्थिति में। इसके अपन एग्जाम्पल करेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अलग होने की। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान। अब आएगा संबंध। क्या आएगा? संबंध। संबंध क्या है? का, की और के, ये संबंध दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? संबंध। अगला है अधिकरण। क्या? अधिकरण। अधिकरण में क्या आएगा? मैं और पर आएगा। और लास्ट क्या बचा? संबोधन। क्या बचा है लास्ट? संबोधन। संबोधन। संबोधन में आएंगे, यहां लिख लो, हे और अरे। ये विभक्तियां हैं कितनी? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें से इन दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं समास में, इन सब का अपन करते हैं। ठीक है ना? इसके अपन एग्जाम्पल करेंगे। पहला कौन सा करेंगे? ध्यान रखना। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। पहला करेंगे अपन कर्म तत्पुरुष। क्या करेंगे? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या आएगा? को विभक्ति आएगी। क्या आएगी? को विभक्ति आएगी। एग्जाम्पल जैसे अभियान अपन ने लिखा था माखन चोर, तो विभक्ति कैसे करेंगे? सिंपल है, कैसे तोड़ेंगे इसको? माखन को चुराने वाला। क्या हो जाएगा? देखो सिंपल है। माखन चोर में ऐसा थोड़ी करेंगे कि माखन की चुराने वाला, माखन से अपने आप टूटना हो जाएगा, अलग करना हो जाएगा। ग्रामगत, तो क्या हो जाएगा? ग्राम को गया हुआ। क्या? ग्राम को गया हुआ। क्या हो जाएगा? ग्राम को। जैसे जेवकट। क्या हो जाएगा? जेवकट। जेवकट क्या होगा? जेव को विक्रिय कैसे होगा? जेव को काटने वाला, काटने वाला जेवकट हो जाएगा। आप कोई भी ले लो, शरणागत। क्या? शरणागत, लेकिन कैसा होना चाहिए? जिसमें को विभक्ति लगे। शरण को गया हुआ। क्या? शरण को गया, शरण को गया हुआ, या शरण खरण को जाने वाला। और एक और एग्जांपल ले लो, परलोक गमन। क्या? परलोक गमन, तो क्या होगा? परलोक को जाने वाला। ध्यान रखना भैया, पर माने दूसरा लोक। परलोक को उसको परलोक को क्या बोलते हैं? अलौकिक है वो, है ना? इहलोक अलग होता है, अवलोक अलग होता है। ठीक है, अपन ने आज इसका पहला नियम किया, इसके कुछ एग्जाम्पल किए।
ध्यान रखना, अगला नियम अपन अगली वीडियो में करेंगे। और आपको ये चीजें समझ में आई हो या सर ने अच्छा पढ़ाया हो, मेहनत की हो, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।